Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next topic of the Transfer Property Act 1882, that is what is sale. तो हम यहाँ पे सेल को समझेंगे कि प्रॉपर्टी की सेल कैसे की जाती है, इसके इसेंशियल्स एलिमेंट क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, सेल एक कॉमन वर्ड है जो आपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा। आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, आप घर को सेल करते हैं, आप फार्म फील्ड को, फार्म लैंड को सेल करते हैं। तो जब आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ की सेल करते हैं तो यहाँ पे जो एक्ट अप्लाई होता है दैट इज़ टीपी एक्ट 1882 यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है जी। और 1882 के सेक्शन 54 के अंडर जो भी रिक्वायरमेंट दे रखी हैं वो फुलफ़िल करनी होती हैं। तो आपने ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी जो है लाइक घर को बेच रहे हैं या अपने किसी लैंड को बेच रहे हैं या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एक्ट अप्लाई होता है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और सेक्शन 54 वहाँ पे अप्लाई होता है। तो हम यहीं पे हम समझेंगे कि सेल के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, सेल का जो प्रोसीजर है जो सेक्शन 54 में बता रखा है। देखिए, सेल इज़ इम्पॉर्टेंट इन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इट इज़ अ मोस्ट प्रिविलिंग ट्रांसफ़र, ये सबसे प्रिविलिंग ट्रांसफ़र है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाय इट द ऑनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द अदर पर्सन, इस केस में जो आपका प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक होता है वो आप किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। इसके बदले में आप पैसे लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे देते हैं, मीन्स आप ऑनरशिप जो है ट्रांसफर कर देते हैं। सेक्शन 54 ऑफ द टीपी एक्ट 1882 प्रोवाइड्स फॉर इट, तो सेक्शन 54 जो है इसके बारे में बात करता है। डेफिनेशन को समझिए, हम सेल की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है सेक्शन 54 के अंडर। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस पेड। तो सेल एक ऐसी ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, देखिए आपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी को समझा, आपने देखा कि लिविंग पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है सेक्शन 5 के अंडर। तो यहाँ पे सेल इज़ अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, तो सेल क्या है, ऑनरशिप की ट्रांसफ़र है, जो प्रॉपर्टी भी आपकी ऑनरशिप है उसकी ट्रांसफ़र है इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस पेड, और किसके बदले में, प्राइस, पैसे के बदले में। और प्राइस पेड और प्रॉमिस, या तो प्राइस पेड कर दिया जाता है या फिर देने का वादा कर दिया जाता है, और पार्ट पेड या थोड़ा दे दिया जाता है और थोड़ा पार्ट प्रॉमिस किया जाता है। इट मीन्स कि डेफिनेशन को हम ढंग से पढ़ें तो आप देखेंगे कि सेल क्या है, एक अपनी ऑनरशिप की ट्रांसफ़र है, किसके बदले में, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, बेच देते हैं, तो आप ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, किसके बदले में, पैसे के बदले में, जो कि या तो पूरा दे दिया होता है या फिर देने का वादा कर दिया होता है, या थोड़ा दे दिया होता है और थोड़ा बाद में देने का वादा किया होता है। इट मीन्स कि उधार पे भी सेल हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि सेल हो जाती है और पैसे बाद में देने का, क्योंकि एक्ट ही साफ बोल रहा है कि जब प्रॉमिस का बात की गई है या फिर पार्ट प्रॉमिस की बात की जा रही है, इट मीन्स कि उधार पे भी सेल जो है हो सकती है, ये ध्यान में रखना आपको। 10, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं 10 मीन सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन द एक्सचेंज ऑफ प्राइस, सच प्राइस हैज़ ईदर बीन गिवन ऑलरेडी, या तो ये जो प्राइस है, जो पैसा है, या तो दे दिया गया है या देने का वादा किया गया है। इट मीन्स द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल कैन हैपन ऑन कैश पेमेंट और डेब्ट, इट मीन्स कि जो सेल की जो ट्रांजेक्शन है, सेल में जो प्रॉपर्टी दी जा रही है वो ऑन कैश भी हो सकती है या ऑन डेब्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन कैन क्लियर इट, ए सेल्स हिज हाउस टू बी फॉर द ₹1 लाख, ए जो है अपना घर बी को 1 लाख रुपए में बेचता है। ही गेट्स 50,000, उसके अंदर उसको 50,000 मिल जाते हैं इन कैश, एंड एक्सेप्ट दैट ही विल गेट 50,000 आफ्टरवर्ड, और ये एक्सेप्ट करता है कि वो 50,000 बाद में लेगा। इट इज़ कंसिडर्ड एज सेल, हम इसको सेल ही मानेंगे। ठीक है जी। सेक्शन 4 के अंडर बी आर कोटेश्वर राव बसी जी रामेश्वरी बाई AIR 2004 के केसेस में द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टू द बायर फ्रॉम द सेलर, तो सेल जब कंप्लीट होती है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है बायर टू सेलर में। अब इसेंशियल एलिमेंट को इसके हम देख लेते हैं। तो इसेंशियल एलिमेंट क्या है, सबसे पहले देखिए, तो सेल कैसे कंप्लीट होती है, 1 बाय 1 54 सेक्शन में सब कुछ बताया हुआ है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है तो पार्टीज टू द सेल, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्टीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, आपने देखा दोनों पार्टीज लाइव होनी चाहिए। पार्टीज टू द सेल, तो देयर इज अ 2 पार्टी इन द सेल, सेलर एंड बायर, जिसको आप ट्रांसफरर और ट्रांसफरी भी बोल सकते हैं। वी कैन कॉल देम ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी ऑल्सो, दैट इज सेलर इज ट्रांसफरर एंड द बायर इज ट्रांसफरी। यहाँ पे सेलर जो है ट्रांसफर है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, और बायर यहाँ पे ट्रांसफरी जो कि प्रॉपर्टी को खरीद रहा है।
अच्छा, अब देखिए सेलर की कॉम्पिटेंसी भी यहाँ पे बताई कि सेलर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स द प्रॉपर्टी, द सेलर मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। सेलर जो है कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। सेक्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 7 है वो बताता है कि पर्सन की कॉम्पिटेंसी क्या है। वो जब कोई ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, वो अडल्ट होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, अंडर द मेजोरिटी एक्ट 1875। सेकंड, हु इज़ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड होना चाहिए, उसकी जो मेंटली हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हु हैज़ अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, उसको उस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट होना चाहिए। इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए या उसको प्रॉपर्टी की बेचने की अथॉरिटी वहाँ पे होनी चाहिए। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। इस केस में बोला गया था कि माइनर पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता क्योंकि ही इज़ नॉट एलिजिबल टू गिव अ वैलिड कंसेंट। कानून की नज़र में एक जो माइनर होता है वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता, और जब वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता तो वो प्रॉपर्टी को बेचने की कंसेंट भी नहीं दे सकता है। तो मोहरी बीबी धर्मोदास में क्लियर है कि माइनर पर्सन कभी भी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। अगर माइनर पर्सन कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है एज ए सेलर तो वो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं मानी जाएगी। एज फार एज बायर की बात करें तो बायर कोई भी हो सकता है। हु कैन बाय द प्रॉपर्टी, हु इज़ क्वालिफाइड टू गेट द प्रॉपर्टी, हु इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी। साफ लिखा तो बायर कोई भी हो सकता है, लेकिन सेलर जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर होना चाहिए, या फिर उसको प्रॉपर्टी को बेचने की अथॉरिटी होनी चाहिए। जब तक बायर की बात करें तो बायर कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जांपल देखिए, इट वाज डिसाइडेड सभा रेड्डी वर्सेस जी रेड्डी के केस में द माइनर कैन बी अ बायर फॉर द ट्रांसफर। तो माइनर जो है एक बायर तो हो सकता है, ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ट्रांसफरर नहीं जो नहीं हो सकता है। आगे सेकंड कंडीशन सेल की, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। तो सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सेल का सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट मैटर अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो 1882 के एक्ट के अंडर सेक्शन 54 कहाँ पे अप्लाई होता है, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र या उसकी सेल से रिलेटेड बात करता है। अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो आपके पास एक्ट है, आपके नॉलेज के लिए बता दो तो वहाँ पे एक्ट होता है सेल ऑफ गुड एक्ट। तो अगर आप फ़ोन बेच रहे हैं या फिर आप जो है बाइक मोटरसाइकिल बेच रहे हैं या कार सेकंड हैंड किसी को बेच रहे हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, और उस कंडीशन में टीपी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई होता है। तो सेक्शन 54 जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात जो है नहीं करता है। तो टीपी एक्ट के अंडर मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रखा है। सेक्शन 3 के अंडर उन्होंने बोला है कि कोई भी स्टैंडिंग ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर्स एंड ग्रास आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। उन्होंने साफ बोला है कि ये जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टियाँ जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। साथ में उन्होंने ये बोला है कि लैंड और बेनिफिट फ्रॉम द लैंड और जो चीज़ें लैंड के साथ अटैच हैं वो सारी क्या हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे बताया गया है। तीसरा आपके पास सेक्शन पॉइंट 3 जहाँ पे है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे तो एक सेलर एंड बायर होने चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, तीसरा प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होना भी जरूरी है। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आपने सेक्शन 5 पढ़ा, वहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया कि कैसे ट्रांसफ़र वैलिड होती है। तो ट्रांसफ़र तभी वैलिड होती है जब प्रॉपर्टी वन हैंड टू अनदर हैंड जाती है, उसकी ट्रांसफ़र जो है बायर सेलर टू बायर होती है। अगर प्रॉपर्टी वहाँ पे ट्रांसफ़र की ही नहीं जाती, उसकी ऑनरशिप और पोजेशन बायर को दिया ही नहीं जाता, तो ये कभी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र या फिर सेल नहीं मानी जाएगी। ट्रांसफ़र ऑनरशिप इज नेसेसरी इन सेल, दिस ट्रांसफर हैपन्स फ्रॉम द सेलर टू बायर। इन द बी आर कोटेश्वर राव वर्सेस जी रामास्वामी भाई, इस केस में साफ था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस था। द ऑनरशिप ऑफ सेलर इज ट्रांसफर टू बायर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। तो जहाँ जब ट्रांजेक्शन सेल की कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर टू बायर। सच ट्रांसफ़र मस्ट बी वॉलेंट्री होनी चाहिए, और हमेशा जो है जो ट्रांसफ़र की जाए प्रॉपर्टी को, जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सेल जो की जा रही है, प्रॉपर्टी जो सेल में दी जा रही है, वो हमेशा वॉलेंट्री होनी चाहिए। कोई दबाव वहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर अगेंस्ट द लॉ नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड के तरीके से मिस स्टेटमेंट और टॉर्चर या अंडर इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लबियाना सिंह वर्सेस तपाई सिंह के केसेस में भी यही बोला गया।
कंसिडरेशन आपके पास, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सेल अंडर सेक्शन 54 इज दैट द कंसिडरेशन होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। तो जब भी प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा तो उसके बदले में आपको कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा, मनी मिलेगी, और मनी इज द ओनली कंसिडरेशन अंडर द सेल। तो सेल के अंडर सिर्फ मनी ही आपको जो है मिलेगी। अगर मनी वहाँ पे नहीं है तो वो सेल कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी के बदले में किसी दूसरे की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो सेल नहीं मानी जाएगी, उसको हम बार्टर बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे, तो फिर वो सेल नहीं होगी। तो वो टीपी एक्ट के अंडर सेक्शन 54 के अंडर नहीं होगी। मनी हैज़ नॉट बी डिफाइंड, टीपी एक्ट के अंडर मनी को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर मनी को डिफाइन किया गया है। तो मनी का मतलब जो भी आपके पास, जो हमारा इंडिया में जो भी करेंसी चल रही है दैट इज़ कंसिडर्ड मनी, और उसी मनी में जो है आपको कंसिडरेशन जो है मिलना चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन आपके हाँ, ये 4 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बायर और सेलर होने चाहिए, सेलर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बायर कोई भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी जो है प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और उसके बाद कंसिडरेशन भी वहाँ पे होना चाहिए। ये आपने स्टडी किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द सेल इज़ डन। तो सेक्शन 54 के अंडर बताया गया कि सेल कैसे होगी। तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये है या इससे ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी हमेशा रजिस्टर्ड सेल के थ्रू जाएगी। इट मीन्स कि जब भी आप सेल करेंगे प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी, तो आपको रेवेन्यू ऑफिस में जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। प्रॉपर वहाँ पे डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी अटेस्टेशन होगी। अटेस्टेशन मीन्स वहाँ पे विटनेस होंगे और विटनेस के बाद ही जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी की फाइनली जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जो है माना जाएगा सेल की जो होगी। तो सेल के लिए आपके रजिस्टर्ड सेल डीड बनाना जरूरी है। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 100 रुपये से कम है, आजकल तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं जिसकी 100 रुपये से कम है, लेकिन 1882 का ये एक्ट बना हो तो उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से कम है तो आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे के भी सेल कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है तो रजिस्टर्ड डीड वहाँ पे बनानी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपये से कम है तो पोजेशन ऑफ डिलीवरी दे के भी सेल को कंप्लीट किया जा सकता है। यहीं पे बोला गया, नारायण स्वामी वसी लक्ष्मी के केस में ये बोला गया कि वैलिड हो जाएगी। वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, या तो आप डीड बना लीजिए या फिर आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे दो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से कम है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डिलीवरी ऑफ पोजेशन घर की आपने चाबियाँ दे दी तो ये मान लिया जाएगा कि ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन है। ठीक है जी, तो ये चीज़ है आपके पास। अब एक क्वेश्चन और आपके पास यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में आप डिफरेंस बता रहे हैं। सेक्शन 54 में सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फ़र्क बता रखा है। सेल तो आपने समझ लिया, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वन हैंड टू अनदर हैंड ट्रांसफ़र हो रही है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो रही है, उसका अमाउंट भी आपको मिल जाता है, दैट इज़ सेल। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में आप फ्यूचर में सेल करने का कोई प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतनी तारीख को जो है सेल ये करेंगे, तो आपने सेल करने का एग्रीमेंट किया है, ये सेल नहीं है। इट मीन्स दैट इज़ एग्रीमेंट टू सेल, जहाँ पे आपने किसी फ्यूचर डेट में सेल करने का जब कोई एग्रीमेंट किया है दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। देख लीजिए आप, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इम्पूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन द टर्म सेटल बिटवीन द पार्टीज। तो जहाँ पे आप प्रॉपर्टी की सेल करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं और एक टर्म्स कंडीशंस बनाते हैं, और उसको फ्यूचर में जब वो कंडीशन पूरी ना हो जाए तब तक उसको चलाते हैं, तो दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। हैविंग रिटन द एग्रीमेंट ऑफ सेल द सिग्नेचर ऑफ द पार्टी ऑन इट। तो जब आप एग्रीमेंट टू सेल का जो है एग्रीमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के साइन होते हैं, और वहाँ पे आप जो है उस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में हेल्ड करने का, सेल को हेल्ड करने का जो है एग्रीमेंट वहाँ पे बना लेते हैं। तो इस पे बेसिस पे आप कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे आप डिफरेंस भी दोनों में निकाल सकते हैं। तो सेल क्या होती है, सेल इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, वहाँ पे अटेस्टेशन भी हो चुकी है, एक रजिस्टर्ड डीड भी बन चुकी है, मनी जो प्राइस है वो भी पेड हो चुका है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें होगी, अब कुछ भी करना वहाँ पे बाकी नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वाइल एग्रीमेंट टू सेल इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। यहाँ पे अभी सेल को एग्जीक्यूट करना है, सेल को रजिस्टर्ड भी करना है, तो जब ये चीज़ें अभी करना बाकी, क्योंकि अभी तक आपने उसको सेल को करने का एक एग्रीमेंट किया, सेल की नहीं है, तो ये सारी चीज़ें करना भी बाकी है, इसलिए इसको एग्जीक्यूटरी बोला जाता है और सेल को एग्जीक्यूटेड बोला जाता है। ठीक है जी, तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वाइल समथिंग रिमेन्स टू डू, जहाँ पे अभी कुछ करना बाकी हो दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटरी। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास
An agreement was executed between A and B that A promised to sell his property to B for the 50,000. तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि A और B प्रॉपर्टी की सेल करेंगे और B जो है 50,000 मिलेंगे, और पोजेशन 50,000 जब दिया जाएगा और पोजेशन में प्रॉपर्टी का दिया जाएगा तब हम जो है इसको सेल, तब ये सेल होगी। तो अब ये इस चीज़ का जो हमने एग्रीमेंट बनाया है दैट इज़ एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि अभी ये चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। जब 50,000 दे दिए जाएंगे, घर का पोजेशन दे दिया जाएगा, तब ये सेल बनेगी। तो ये अभी क्या है, एग्जीक्यूटरी है। ठीक है जी। अब सेकंड आपके पास डिफरेंस आ जाता है, इन सेल द ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। क्योंकि जब सेल प्रॉपर हो जाती है सेक्शन 50 के अंडर, एग्जीक्यूशन हो जाती है, रजिस्टर्ड भी हो जाती है, मनी भी पे हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर्टी ओनरशिप जो है ट्रांसफर मानी जाती है सेलर टू बायर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई होती है, क्योंकि आपने वहाँ पे सेल करने का अभी सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट किया होता है कि हम फ्यूचर में कभी सेल करेंगे और कुछ कंडीशन के बेसिस पे सेल करेंगे। तो वहाँ पे अभी जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई होती है। थर्ड डिफरेंस आप जो निकाल सकते हैं वो आपके पास, द सेल नेवर डिजॉल्व। तो सेल को एक बार जब सेल हो गई उसके बाद उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल को आप कभी भी डिजॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो आपने अगर कुछ पैसा लिया दिया है या आपने कोई एग्रीमेंट बना रखा है उसमें कुछ एडवांस दे दिया है तो उसको आप वापस करना होगा। इट मीन्स कि सेल जो है वो कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकती। एक बार सेलर और बायर ने वो सारी चीज़ें, अटेस्टेशन हो गया, रजिस्टर्ड डीड हो गया, और उसकी एग्जीक्यूशन जो सब कुछ कर लिया है, प्राइस पेड हो गया, तो फिर सेल को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब नहीं बोल सकते कि मैं सेल को नहीं मानता, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल को आप डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो ये है आपके पास सेल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, सेल का कंसेप्ट बहुत जेन्युइन है, आपने बड़ी बात सुना होगा। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 के अंडर सेल को बताया गया, और सेल कौन सी, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की जाती है। थैंक यू सो मच।